नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं गैर मराठी नेता सम्मेलन। आप सोचेंगे कि आखिर मुंबई में ये गैर मराठी नेता सम्मेलन करने की क्या जरूरत आन पड़ी। दरअसल मुंबई और आसपास के शहरों में इन दिनों विवाद चल रहा है हिंदी बनाम मराठी का। और महाराष्ट्र की दो पार्टियां ऐसी हैं जिनका यह आरोप है कि मराठी भाषियों पर जबरन हिंदी थोपी जा रही है, हिंदी लादी जा रही है। और इस मुद्दे को लेकर काफी कुछ हुआ। हमने देखा कि कैसे पिछले हफ्ते मुंबई से सटे मीरा रोड में एक राजस्थानी दुकानदार को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाता था। फिर इस बीच में एक विजय उत्सव भी मनाया गया, जहां पर बीते 20 सालों से जिन दो भाइयों में अदावत चल रही थी वे एक साथ आ गए। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। अब सोचिए, जिनके बीच में नफरत थी बीते 20 सालों से, वो भी हिंदी के नाम पर साथ में आ गए। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे चेहरों को एक साथ लाया जाए जो कि राजनीति तो महाराष्ट्र में करते हैं, मुंबई में करते हैं, लेकिन जिनका परिवार महाराष्ट्र के बाहर से आया है, उत्तर भारतीय राज्यों से आया है या दक्षिण भारतीय राज्यों से आया है। और उनसे सुनते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या सोचना है। ये अलग अलग पार्टी के लोग हैं। उसमें से आज हम जो बात करेंगे तो ठीक है, वो पार्टी की बात रख सकते हैं, लेकिन उनके अपने निजी विचार भी इस पूरे मुद्दे को क्या लेकर हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ इस सम्मेलन में, इस पैनल में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्हें आप अक्सर टीवी स्क्रीन पर देखते आए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े, मुंबई से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए देखते आए हैं। इनका परिचय करवाता हूं। संजय निरुपम, जो कि शिवसेना से हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से। और संजय जी के बारे में बात आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये राजनीति कर चुके हैं, राइट विंग की राजनीति कर चुके हैं। पहले शिवसेना में थे, कांग्रेस में थे और एक हिंदी अखबार के संपादक भी रह चुके हैं। फिर गोपाल शेट्टी जी हैं हमारे साथ में। इन्होंने पार्षद से लेकर संसद तक राजनीति की है। ये नगर सेवक भी थे और सांसद भी थे, एक मुखर व्यक्तित्व हैं बीजेपी के। मेरे साथ में राजन सिंह मौजूद हैं, एक फायर ब्रांड एमएलए बीजेपी के, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन चंद साल पहले ही ये बीजेपी में आ गए। फिर आनंद दुबे जी, ये भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, ये अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में आ गए हैं और अपनी पार्टी की बात बड़े ही मुखर तरीके से टीवी चैनलों पर रखते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सप्रा जी, कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और मेरे बहुत ही पुराने परिचित, मेरे पुराने दोस्त हैं और ये भी पार्टी की बात बड़े ही मुखर तरीके से रखते हैं जनता के सामने। मेरे साथ कमलेश राय जी हैं, जो कि शिवसेना के, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के उपनेता हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं संजय पांडे जी, जो कि उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो इन सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे शुरू करता हूं कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है हिंदी मराठी का और जो आरोप लगाया जा रहा है कि मराठी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है, तो संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं। ये पूरा विवाद राजनीति से प्रेरित है। ये पूरा विवाद राजनीति से प्रेरित है क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत 3 भाषा पढ़ाने का एक प्रस्ताव है, जिसमें महाराष्ट्र के पास केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि भाई जिसमें उस नीति के तहत जो वहाँ की स्थानिक भाषा है उसको तो प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, सब लोग मराठी भाषा सभी बच्चे सीखें। दूसरी भाषा अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और तीसरी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है, जिसके पास भले ही राष्ट्रभाषा ना हो, राष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो हिंदी सिखलाई जाए। अब ये प्रस्ताव तब आया था जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने डॉक्टर मशेलकर की एक कमेटी बनाई और उनसे कहा कि भाई आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें दी, जिसमें कहा कि हिंदी तीसरी भाषा के तौर पे एक सख्ती से पढ़ाई जानी चाहिए और पहले से ही पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। उस रिपोर्ट को उद्धव जी ने स्वीकार किया।
और बाद में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक अपना एक कैबिनेट की जो की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच उनकी सरकार चली गई, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, नई सरकार आती है। नई सरकार ने जो फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने एक अलग से जीआर दिया जिसमें कहा कि हिंदी को सख्ती से नहीं पढ़ाया जाए, हिंदी एक तीसरी ऐच्छिक भाषा के तौर पर रहनी चाहिए। हाँ, किसी को हिंदी के अलावा किसी और भाषा को सीखने में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उसका भी स्वागत करेंगे, लेकिन तब एक टीचर वाला इशू होता है कि भाई एक स्कूल में कितने तो इस विषय को, जिस विषय पर उद्धव ठाकरे जी ने समर्थन दिया था, उस विषय पर अचानक वह विरोध में खड़े हो गए कि हिंदी तीसरी भाषा के तौर पे मत पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि 4-6 महीने के अंदर अब यहां महानगर पालिका चुनाव होने वाले। उनके जो भाई हैं, उनके जो कजन हैं राज ठाकरे जी भी इस मुद्दे को लेकर के खड़े हो गए। जिस तरीके से वो एक सरकार के बारे में एक भूमिका बता रहे कि हम मराठी के विरोध में हैं, ये सरासर गलत है। सरकार महाराष्ट्र में मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए, इसमें विश्वास करती है। मराठी समाज का पूरा आदर होना चाहिए, इसमें विश्वास करती है। मराठी संस्कृति, मराठी परंपराओं का के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, यह सरकार की भूमिका स्पष्ट है। हां, लेकिन आप ये कहेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में सबको मराठी बोलनी चाहिए, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जिसको मराठी नहीं आती उसके ऊपर जबरदस्ती मराठी इंपोज करना यह सरासर गलत है। तो हिंदी ऐच्छिक भाषा के नाम पे विरोध होते होते मराठी जबरदस्ती सिखलाने के लिए जो मारामारी शुरू हुई, उस पर हमारा विरोध है। और यह मारामारी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काना है, क्योंकि अभी महानगर पालिका चुनाव है। चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद इस विषय को ये दोनों भाई और दोनों भाइयों की पार्टियां और उनके नेता कार्यकर्ता सब भूल जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मराठी भाषा का मान सम्मान के ऊपर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बस साथ साथ राष्ट्रीय भाषा करके जो हिंदी का प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है उसको स्वीकार करना चाहिए। संजय निरुपम जी उत्तर भारतीय राज्य बिहार से आते हैं, वहां से उनका परिवार आता है। मेरे साथ गोपाल शेट्टी जी मौजूद हैं जो कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक से जिनका ओरिजिन है। आपसे इस पूरे मुद्दे पर जानना चाहेंगे कि आपका क्या सोचना है। मैं सबसे पहले तो गैर मराठी नेता सम्मेलन, इससे बहुत अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं और लगभग उद्धव जी ने ही इसको मान्यता दी है कि जो लोग 15 साल से मुंबई में रहते हो लगभग मराठी है, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक NEP का सवाल है तो मैं उसका साक्षीदार हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, केंद्र में जब ये कानून पर डिस्कशन हो रहा था पहली बार, और 10 साल के मेरे सांसद पद के कार्यकाल में एक बिल होगा जिसमें सर्वानुमति से पास होगा, कोई भी वाद विवाद नहीं उसमें हुआ, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। मुद्दा क्या देखा, त्रिभाषा का ये हर राज्य में इसको हमको एक्सेप्ट करना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, जो राज्य है उस राज्य के भाषा को हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में मराठी को हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। अंग्रेजी को हम सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और कानून में भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा आपको सीखना है, 2 अपना देश का भाषा को अपने सीखना है। तो महाराष्ट्र में मराठी के बाद में कौन सा है, तो स्वाभाविक है कि जैसे संजय भैया ने कहा कि राष्ट्र की भाषा कौन सा, तो बाय एंड लार्ज हिंदी राष्ट्रभाषा ऐसा सब लोग मानकर चलते हैं। अब दिल्ली से कानून पारित होने के बाद में महाराष्ट्र में उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे, उद्धव जी ने एक समिति की गठन की और उसमें अच्छे बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट उद्धव जी के सरकार ने उन दिनों में एक्सेप्ट कर लिया। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि सरकार बाद में चले गई, और अब जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है तो उनका ये फर्ज बनता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उद्धव जी ने जो कमेटी की गठन की थी, वो कमेटी ने जो सिफारिश दिया उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो उसको अमल में लाने के सिवाय कोई चारा बचता नहीं था, तो उन्होंने अमल में लाया। अमल में लाने के बाद में वाद विवाद हो गया, उसमें विरोधाभास हुआ कि भाई सख्ती का मत करो। अब मैं थोड़ा इसका खुलासा करूं तो भाई सख्ती नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर इन दिनों में चर्चा चल रहा है। जो भी मतभेद हो रहा है वो सख्ती का नहीं होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र के सरकार ने जब समिति का गठन किया, तब अगर ये बात आती थी कि हिंदी पढ़ाना तो चाहिए तीसरी भाषा, लेकिन पहली से नहीं पढ़ाना चाहिए, तीसरी से पढ़ाना चाहिए या 5वीं से पढ़ाना चाहिए, ऐसा कोई प्रस्ताव तो आया ही नहीं, कभी डिबेट एंड डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो ये नौबत आकर खड़ी हो गई, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो कुछ भी वातावरण मुंबई शहर में खड़ा हुआ हम सब लोगों ने देखा, बड़े मन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसको विड्रॉ कर लिया। अब आगे सब लोग मिलकर तय करेंगे जो भी करना हो करके, बराबर है। अब इसके बाद में जो बाहर के लोगों से भी जो बातें हो रही है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये सब होना नहीं चाहिए। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा, तो इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े देश में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ऑथेंटिक किसको मानना। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बोला, एक मंत्री है उसने ने बोला संबंधित विभाग का, या कोई बड़े नेता ने बोला, तो उसको मानना चाहिए। किसी
ऐसे लोगों ने बात कही दी और उसको पूरे राज्य के ऊपर उसका असर हो, पूरे देश के ऊपर असर हो, ऐसा किसी ने भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मत है। इसलिए आने वाले दिनों में हम सब लोगों ने मिलकर हिंदी के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सोचेंगे चाहिए तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बाद में, जैसे अन्य नेताओं ने कहा और कुछ लोग कहेंगे, उसके बाद में हम सोचेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मत है कि हिंदी को सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। महाराष्ट्र के लोग मराठी के बाद में इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरे भाषा महाराष्ट्र के लोगों को अपना देश का ही भाषा को, कोई ना कोई भाषा को एक्सेप्ट करना है, तो महाराष्ट्र के लोग कौन सी भाषा को एक्सेप्ट करेंगे? तो मेरे नज़र के सामने जो दिखता है वो हिंदी है। अब उसमें सख्ती करना या नहीं करना, अंतिम आधा मिनट में पूरा कर दूंगा। महाराष्ट्र ने विरोध इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदी और मराठी का जो लिपि है वो लगभग देवनागरी एकदम जैसा है, एक ही है। दूसरे कोई राज्य के लोग भी अगर इसके ऊपर कोई डिबेट एंड डिस्कशन करते तो बात समझ में आते, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है जी। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और ये सब ठीक ठाक हो जाएगा आने वाले दिनों में। अभी सिर्फ जो कुछ भी वातावरण मुंबई में खराब हो रहा है या हुआ है, उसको हम सब लोगों ने मिलकर ठीक करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है जी। बिल्कुल, मैं सप्रा जी के पास जाना चाहूँगा। सप्रा जी बड़ी अच्छी मराठी बोलते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा जो है पंजाबी है। आप इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस पूरे विवाद को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा मराठी का सम्मान होना चाहिए और निश्चित रूप से मराठी संस्कृति पर हमें अभिमान है और मराठी संस्कृति मात्र देश में नहीं विदेश में भी मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने इसको पेश किया, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में पेश किया। उनके पीछे भी कोई राजनीतिक हेतु था। हो सकता है भैया जी जोशी आए थे कुछ महीने पहले मुंबई में, उन्होंने कहा था कि मुंबई में मराठी अनिवार्य नहीं है। इस शब्द से लेकर के उन्होंने कुछ आरएसएस से कुछ सोचा समझा सीखा, इसलिए वो जल्दबाजी में आ गए। स्टेक होल्डर से बात नहीं की उन्होंने। जो पेरेंट्स हैं जो विरोध कर रहे थे उनसे भी बात नहीं हुई और उन्होंने सीधा इसको लागू करने का प्रयास चालू कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि विरोध हो रहा है तो यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेने के बाद में दो मंत्रियों को उतारा गया, नितेश राणे जी को उतारा गया और आशीष शेलार जी को उतारा गया। उन्होंने हिंदुत्व को बीच में ले आए। अब हिंदुत्व पे उनको लग गया कि ये हमारे से हिट विकेट हो गया है, तो फिर निशिकांत दुबे जी को ले आए। और निशिकांत दुबे जी तो मिसगाइडेड मिसाइल हैं भारतीय जनता पार्टी के, कुछ भी कभी भी बोलते हैं और गंदे से गंदी भाषा में बोलते हैं जी। उस पर हम आएंगे, बिल्कुल उस पर भी। तो उन्होंने इस वातावरण को और खराब किया। फिर मुख्यमंत्री को आना पड़ा उनको बचाने के लिए। दरअसल ये शुरू कहां से हुआ मैं बताता हूं, आज से नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा है कि किस तरह से जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र से मुंबई से जो उद्योग बड़े बड़े बाहर गए, गुजरात में गए, चाहे वो फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट हो, ऐसे 12-13 प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई से गुजरात में गए हैं। तो तब से मराठी लोगों के मन में आने लग गया, या जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं उनके मन में आने लग गया कि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये मराठी लोगों को ज्यादा प्यार नहीं करती है, गुजरात की तरफ इनका प्यार ज्यादा है। ये तब से शुरू हुआ, ये तब से भाषा तो गुजराती नहीं वहां की नहीं, मैं कह रहा हूं उद्योग जो जा रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट एक मिनट तो हिंदी भाषी प्रदेश में नहीं वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि मराठी लोगों के मन में ये आया कि इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को मराठियों से प्रेम नहीं है। ये गुजरात में प्रोजेक्ट लगातार जाते जा रहे हैं। तो इस विषय बहुमत दे दिया। अरे भाई, बहुमत के विषय पर आएंगे तो एक और शो लगेगा। फिर उसमें हम सब इलेक्शन कमीशन की भी बात करेंगे, सत्ता बल, धन बल, बाहुबल की भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपका मत इस पूरे विषय पर। देखिए, मत देने के पहले मैं जितेंद्र जी 1-2 मिनट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की पीड़ा जो है बहुत बड़ी पीड़ा आरएसएस इस देश में क्या काम कर रही है उसकी तरफ ध्यान देने की बात नहीं है। रही बात मराठी और हिंदी की, ये तो सिर्फ झगड़े लगाने का काम हो रहा है। मराठी को अभिजात का दर्जा देने का काम आदरणीय केंद्र में मोदी सरकार ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के रिकमेंड पे करने का काम किया गया। हिंदी और मराठी का कोई विवाद ही नहीं है। विवाद सिर्फ ये है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, इसलिए ये सारे विवाद को पैदा करने का काम किया गया। मेरे साथियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मराठी जो है वो सारे यहाँ पर जो अलग प्रदेश से लोग आए वो मराठी बोलते हैं और मराठी अच्छी तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग जो लेबर क्लास के लोग हैं, आज मुंबई में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, मेट्रो से लेके कोस्टल रोड से लेके, वहाँ पर सब
नॉर्थ से आए हुए लेबर है, वो काम करते हैं, हॉकर्स हैं बेचारे गरीब। अगर उनको जबरदस्ती ये कहा जाए कि मराठी बोलो, तो वो मराठी नहीं जानते। उनको सिखाया जाएगा, धीरे धीरे रहकर मराठी बोलेंगे। हम लोग 2-5 पीढ़ी से यहाँ रहकर मराठी पूरे अच्छी तरीके से यहाँ की परंपरा में, यहाँ की संस्कृति में एकदम रच बस गए हैं और मराठी हम बोलते हैं। तो ये मराठी और हिंदी का कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा सिर्फ चुनाव का है। चुनाव को लेकर ये रोटी सेकने का काम 2 भाई मिलकर कर रहे हैं, उससे कोई भला किसी का नहीं होने वाला है। आनंद दुबे जी से जानते हैं। और जितेंद्र जी नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, गैर मराठी नेता सम्मेलन या मराठी नेता सम्मेलन जैसी हमारी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं, हमारी पार्टी में जगह नहीं है। उसका कारण है, हमारी पार्टी शुरू से कहती है कि मुंबई में लाखों की संख्या में, महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में जो हिंदी भाषी समाज रहता है वो मराठी ही है। हम उनको अपना समझते हैं, वो हमको अपना समझते हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के समय से है। हर बार हमारी पार्टी से कोई न कोई हिंदी भाषी नेता राज्यसभा भी जाता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ हिंदी मराठी में कोई असमानता नहीं, हम एक मानते हैं। विषय क्या है? देखिए, विषय यह है कि उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मराठी भाषा के खिलाफ थे या हिंदी भाषा को लादना चाहते थे। एक मासेलकर साहब नाम के जो व्यक्ति थे, जिनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने जब अपने डेलीगेशन के साथ रिपोर्ट दिया, तो आप मुझे बताइए, कोई मुख्यमंत्री क्या उस रिपोर्ट या उस ज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा? लेकिन उसको स्वीकार करना और अमल कर देना कि भाई ये आज से पारित हो गया, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देवेंद्र जी ने क्या किया? देवेंद्र जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये प्रयोग करना चाहा कि हम तीसरी भाषा के रूप में पहली से ही हिंदी को सख्ती करेंगे। पूरा महाराष्ट्र का जनमत उनके खिलाफ खड़ा हो गया। नेतृत्व किसने किया? आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने और राज ठाकरे जी ने एक मंच पर आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे आपके हमारे लाख राजनीतिक मतभेद होंगे, जो भी होंगे, हम इस विषय पर समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जनमत तैयार नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उस लायक तैयार नहीं है कि वो तीसरी भाषा के रूप में ले पाए। सुनिए, उसके बाद सरकार ने क्या किया? आनन फानन में अपने जीआर को कैंसिल किया। जीआर को कैंसिल किया, फिर 2 बड़े नेता एक मंच पर आए वर्ली में। जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज्यादा भीड़ बाहर थी। ये पीड़ा का विषय है बीजेपी के लिए कि कैसे ये सक्सेस हो रहे हैं, कैसे ये मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे लोगों को पसंद आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 1-2 अप्रिय घटना को देखते हुए क्या पूरे महाराष्ट्र में आप ये द्वेष, ये नफरत फैला देंगे कि निशिकांत दुबे जैसा एक नेता जो 4 बार का सांसद है, झारखंड में बैठ के कहता है कि मराठियों, तुम में हिम्मत है तो आओ बाहर, हम तुमको पटक पटक के मारेंगे। तो निशिकांत के खिलाफ बीजेपी का कोई नेता बोलने तैयार नहीं। उनको निष्कासित, एक मिनट, उनको निष्कासित करने के लिए नहीं आ रहा। अच्छा, तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, विरोध करना और उनको निष्कासित करना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के व्यक्तिगत मित्र थे कवि कलश, जो कि कन्नौज के थे, उत्तर प्रदेश से थे। गागा भट्ट जी बनारस के थे, उत्तर प्रदेश के थे। तो मराठी मानूस और उत्तर भारतीय मानूस ये एक है। ये बीजेपी द्वेष और नफरत की गंदी राजनीति जो करना चाहती है, इसके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो हम आएंगे वापस। दुबे जी, इस मुद्दे पर हम वापस आएंगे। कमलेश राय जी, आपकी राय जानना चाहेंगे, आप बताइए। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि महाराष्ट्र के 5वीं के पहले वाले बच्चों पे ये हिंदी वाला अभी न दिया जाए, और इसलिए सरकार ने उसको वापस लिया। ये इनके आंदोलन पे वापस नहीं लिया। उसके 2 दिन के बाद पूरे मुंबई से इन्होंने इकट्ठा किया भीड़, और एक डोम में जहां 5000 की कैपेसिटी है, 2500 अंदर, 2500 बाहर, उतने संख्या में लोगों को बुलाया। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल नियत का है, सवाल उम्मीद का है, सवाल उदाहरण का है कि 2 नेता एक मंच पर मराठी मानूस के लिए जमा होते हैं, तो संख्या की नहीं, ये संख्या की नहीं, ये इस मुद्दे पर भी मैं बात कर, मेरा प्रश्न है उसको लेकर। अंदर और बाहर हुआ उस डोम की कैपेसिटी। उसके थोड़े दिन पहले हमारे शिवसेना की वहाँ पे जो सालाना हमारी मीटिंग होती है हुई थी, उसमें जगह नहीं था, हमारे लोग भी बाहर खड़े थे, अकेले पार्टी की।
यहाँ 2 पार्टी के कार्यकर्ता हुए तो इतना नहीं, बड़ा आपकी भूमिका बनाई पार्टी जा रही इस है। मामले में स्थिति जो है, लोग बोलते हैं बड़ी विचित्र स्थिति में थी आपकी पार्टी जो है, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम राय ले लेते हैं संजय पांडे जी। कि चिल्ला के बोलने से झूठ सच नहीं होता आनंद भाई। ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एक अजीब सा उदाहरण है। मुंबई महानगर पालिका आज देखे क्या परिस्थिति है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, इस पे मुझे भाष्य करने की आवश्यकता नहीं। उनका वोटिंग परसेंटेज कितना है आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञात है। आज एक व्यक्ति उद्धव ठाकरे खुद ही कानून लाता है और खुद ही उसके खिलाफ आंदोलन करता है। ये तो बड़ी बचकाना हरकत हुई। और आज उनके प्रवक्ता इस तरीके से बोल रहे जैसे उद्धव ठाकरे ने पता नहीं क्या कर दिया। अरे भैया, उद्धव ठाकरे ने हिंदी सख्ती की जब देवेंद्र जी ने, क्योंकि सरकार एक प्रोसेस से चलती है, गोपाल भाई ने बताया कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया एजुकेशन पॉलिसी को और एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ा दिया। उनकी सरकार चले गई पर वो प्रोसेस शुरू रहा। पर जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, अब जब जीआर बना, तो उस जीआर के अंदर में मराठी सख्ती की ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया और उसके बाद जीआर वापस भी ले लिया। तो इनके दबाव में नहीं, जनमानस की भावना थी, जीआर वापस लिया। पर इन लोगों के लिए मुंबई महानगर पालिका, जैसे कई वक्ताओं ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव समाप्त और मराठी का मुद्दा खत्म, जबकि महाराष्ट्र और हिंदी भाषी राज्यों का आदि अनादि काल से बहुत गहरा संबंध रहा है। मैं फिर से वो बातें रिपीट नहीं करता हूं, फिर चाहे कवि कलश की हो, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज की हो, एक ऐसे महाराज जिन्होंने 16 भाषाओं का आत्मसात किया और सबसे पहली भाषा अगर कोई सीखी तो मैथिली थी। आज ये लोग कह रहे हैं, जो लोग उन गरीब हॉकर्स को मार रहे हैं कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनके विचारों से चल रहे हैं। तो क्या शिवाजी महाराज के अगर ऐसे विचार होते तो पानीपत का युद्ध होता? क्या हिंदी भाषी जमीन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटक तक झंडा नहीं फहराया था? हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ ये है कि जो 2 राजनीतिक दल गर्त में चले गए हैं, उनको एक ऐसा भावनिक मुद्दा भड़का करके मराठी व्यक्तियों को उत्तेजित कर रहे हैं। पर मैं आपको आज इस माध्यम से बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता ये बहुत ही होशियार है, इनकी दाल नहीं गलने वाली। जहां तक बात भीड़ की है, तो भीड़ तो आती है पर वोटों में कन्वर्ट नहीं होती। इसके बारे में ये लोग काम करें, इसके बारे में विचार करें। सप्रा जी, आपसे ये समझना है, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि ये तो पूरी मैच फिक्सिंग वाला मामला है, जो पूरा विवाद उठा है, ये बीजेपी और एमएनएस के बीच में एक मैच फिक्सिंग है। किस तरह से आप समझाएंगे? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि ये बीजेपी और राज ठाकरे जी की मैच फिक्सिंग हो सकती है। मैं नहीं ऐसा समझता, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एक राज ठाकरे की पार्टी में नई जान फूंकने के लिए उनको ये मौका दिया गया कि इस तरह का वो मुद्दा उठाएं। और अनुमान कई लग सकते हैं, इस तरह से कई लोग कई टेम्परेचर देख के बातें कर सकते हैं, कोई भी बातें हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा उभरने क्यों दिया गया है। मैंने जिस तरह से पहले भी आपको उदाहरण बताया, 2 उदाहरण और देता हूं कि क्यों ये जो मौजूदा महायुति की सरकार है, इस चक्कर में क्यों ये दलदल में फंसती गई है। ये इसलिए क्योंकि एक उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मराठी रंगभूमि दालन गिरगांव चौपाटी पे बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया था, वो इस सरकार ने रोक दिया। मराठी भाषा भवन का प्रस्ताव था, वो इस सरकार ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं जब उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं या महाविकास आघाड़ी के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मराठियों को प्राथमिकता कम देती है, तो वो ये सच्चाई होती है कि इस तरह से आपने ये निर्णय जो है इसको पीछे क्यों रखा। आपने यहां से महाराष्ट्र से इंडस्ट्री जो है वो गुजरात में क्यों जाने दी। आपने जो 2 लाख नौकरियां यहां पर मिलनी थी नौजवानों को, मराठी नौजवानों को, वो गुजरात के नौजवानों को अभी मिल रही है। जो 15 लाख करोड़ का जो निवेश यहां आना था, वो 15 लाख करोड़ का निवेश जो है वो गुजरात में चला गया है। आपके पास में उत्तर नहीं है। देवेंद्र जी को भी उत्तर देने दीजिए। अरे गुजरात के प्रधानमंत्री है। अरे मैं बता रहा हूं कितनी कंपनियां, मैं बता रहा हूं वेदांता फॉक्सकॉन नहीं गई क्या? आप लोगों को खुद दिखाई नहीं पड़ता। आप बताइए, क्या डायमंड ब्राउज नहीं गया क्या? क्या आईएफएससी
सीबीएसई नहीं गया देवेंद्र जी क्या के यहाँ से? नेतृत्व में 15 उसके लाख पहले करोड़ आदरणीय की सिंधिया जी आपने के यहाँ से नेतृत्व में उद्योग आए। महाराष्ट्र सारे भेज उद्योग दिए ने, और सारे कहते हो कि उद्योग आप धंधे महाराष्ट्र महाराष्ट्र विरोधी में। नहीं हो, सारे आप उद्योग महाराष्ट्र धंधे विरोधी हो, मराठी विरोधी हो। मराठी विरोधी मैं दबा के आप बोलता है, हूं। कांग्रेस है आप मराठी है, विरोधी। क्योंकि इस आपने प्रकार यहाँ की पर बात 15 करो। लाख करोड़ आप के करना नहीं। 2 लाख आप नौजवानों की विरोधी। नौकरी आपने छीनी है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने छीनी है। शक्ति मराठी की शक्ति करने का काम आदरणीय देवेंद्र जी ने किया। 55 साल कांग्रेस ने राज किया पर मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं दिला पाया। ये है इनका मराठी प्रेम। वो जो कंटिन्यूस 55 साल और 55 साल और आपको अगर 132 सीटें मिली नहीं, उसका लेकिन ये एक मतलब सवाल नहीं ये कि भी आप उठा, कुछ भी कर आपकी सकते हो। पार्टी के निशिकांत दुबे मराठियों के बारे में क्या बोल रहे हैं? पटक पटक के मारेंगे जो बयान है महाराष्ट्र के सर्वोच्च उस पर- नेता, उसका आपसे भी जवाब चाहिए, आपसे भी चाहिए। आप निशिकांत दुबे का यहाँ पर निषेध करते हो क्या? आप बोलिए निशिकांत अरे दुबे का भैया, निषेध है। अरे भैया, आप बोलिए ना, आप बोलिए निशिकांत दुबे का निषेध है। तो गुंडाई पे आ गए। नहीं, गुंडाई क्या है? सुन तो लीजिए। नहीं बोलिए हमारे ना, नेता आप देवेंद्र- बोलिए निशिकांत दुबे अरे का भाई, निषेध पूरा हो करते या नहीं सुनने करते? के- सुनने का माता है। हाँ या ना? सुनने का निषेध माता बोलने है में आपका। कितना अरे समय बोलने जाता दीजिए ना, है? सप्रा जी। निषेध बोलने में आप कितना उनको समय बोलने जाता दीजिए, है? बोलने दीजिए ना। बोलिए। चलो बोलिए। भाई माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उस पर स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने उसका वक्तव्य किया। आशीष शेलार जी ने उसके बारे में बोला कि ऐसा नहीं होना आप चाहिए। निषेध करते हैं कि अरे नहीं? यार पूरा सवाल तो ये होने है। दीजिए। पूरा तो बोलने होने- दीजिए, माननीय कंप्लीट मुख्यमंत्री करें, ने बोला। उनको बोलने अरे भाई, दीजिए। आप मुख्यमंत्री के पास अपने नंबर मत अरे भैया, बनाइए। मैं कोई वो नंबर पता नहीं बनाऊंगा, मुख्यमंत्री मुझे जी को। आवश्यकता नहीं। एक बार सुन लीजिए। ऐसा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है और कल आशीष शेलार जी ने इस वक्तव्य का निषेध भी किया है। शायद इनको पता नहीं, जाकर के देख लीजिए। आशीष शेलार और की इस बात प्रकार का बोलना द्वेष, अरे भाई मैं इस आपकी बात कर रहा हूं। मतलब पांडे जी दुबे जी का निषेध हाँ, अरे जब हमारे मैं ये बोल रहा हूँ, पांडे जी दुबे जी का निषेध करिए ना यहाँ पे। अरे बिल्कुल निषेध है इस कार्यक्रम पे। यहाँ भी एक दुबे, ये दुबे जी को सुन लेते हैं। हमारे दुबे जी पाँच बोलिए। सेकंड बोलना है नेतृत्व ने- जितेंद्र जी, मुझे 5 सेकंड बोलना। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं की तरफ से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब पर चौतरफा बौछारें हो रही थी कि उन्होंने हिंदी सख्ती नहीं किया। मैं आपके दिल से पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे साहब जो स्वयं मराठी हैं, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो अपने ही भाषा को एक मिनट अपने एक नहीं, मेरी बात को समझिए, तर्क समझ, अपनी भाषा को क्या सख्ती नहीं करेंगे? ये कैसा बचपने जैसा सवाल है? अरे उद्धव ठाकरे साहब मराठी सख्ती को लेकर आए थे, ठीक है, हमारी सरकार को आपने जोड़ तोड़ से गिरा दिया, जो भी किया हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक बात नहीं समझने तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी ने या ये जो जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, इसमें 2 प्रवक्ता हैं, एक आदरणीय संजय निरुपम जी, एक आदरणीय कमलेश जी। कमलेश जी कह रहे हैं हिंदी सख्ती नहीं होनी चाहिए, 5वीं के बाद होनी चाहिए। संजय जी कह रहे हैं बचपन से सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि तीसरी कौन सी लाओगे? नहीं अच्छा ऐसा है, मैं जरा एक मिनट, दुबे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जरा साथ दीजिए। देखिए, बुनियादी तौर पर भाषा एक बहुत ही संवेदनशील विषय होता है और सभी को अपनी अपनी भाषा से प्रेम होता है और होना भी चाहिए। हमारा धर्म यह है कि सभी की भाषाओं का आदर करना चाहिए। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में मराठी भाषा यहाँ की मातृभाषा, इसका सम्मान होना चाहिए, इस पर कोई विवाद है ही नहीं। लेकिन अपनी भाषा की जय जयकार करते समय किसी दूसरी भाषा के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, मुझे लगता है एक भारतीय होने के नाते हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अभी ठेस पहुंचाई जा रही, क्यों पहुंचाई जा रही है? मैं फिर से थोड़ा सा एक अलग रेफरेंस देता हूं कि शैल चतुर्वेदी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, मुंबई में ही रहते थे, गोरेगांव में रहते थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी कि आजकल सरहद पर तनाव है, शायद देश में चुनाव है। तो मुंबई में जो तनाव है और यहाँ जो तनाव है सिर्फ इसलिए कि मुंबई में चुनाव है और इसका बाकी कोई लेना देखिए, मेरे पास सवाल तो बहुत हैं। बीजेपी को बिहार में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही है, ये ऐसे प्रवक्ताओं से प्रतीत हुआ। तो रास्ता तो क्लियर है, नहीं कोई है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अच्छा, एक सवाल आप सभी से है, हमारे पास समय कम है। मुंबई की जनता इस बार दिखा देगी कि महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। एक आखिरी राउंड है सवाल का। तो खाने क्या में मराठीवाद, तो आने वाला चुनाव, सुनिए मेरा प्रश्न सुन लीजिए। हमारा इंटरेस्ट नहीं है। समय बहुत कम है हमारे पास में। एक आखिरी प्रश्न है, क्या मराठीवाद के नाम पर इंटरेस्ट है ना कि भाजपा को चुनकर दे। अच्छा, तो ये जनता जनार्दन पांडे जी वोट करके सुनिए ना, बताएगी। एक आखिरी सवाल, क्या मराठीवाद के नाम पर अब भी मुंबई में वोट पड़ते हैं? क्या अभी भी मराठीवाद कोई मुद्दा है मुंबई के लिए? ये आपसे जानना है। कुछ समय तक ये गर्मा गर्मी रहेगी। मराठी DMC जनता के चुनाव के लिए। मराठी जनता ये बहुत होशियार है, ये समझती है कि कौन उनका
हितचिंतक है और कौन उनका विरोधक है। तो इसीलिए कितना भी छीछा लेदर कर ले, कुछ नहीं होने वाला। महानगर पालिका इनके हाथ से गई है, इनके पैरों की तले की जमीन निकल गई। कांग्रेस तो गिनती में ही नहीं है, बाकी उभाटा और आ रहे हैं हमारा नाम शिवसेना है। संजय जी को जोड़ दिया जाए। शिवसेना है। सूरज देखो, का नाम चंद्रमा कहोगे तो सूरज नहीं होगा। ऐसा है, महाराष्ट्र में 70-80% के आसपास मराठी भाषिक लोग हैं। मुंबई में मराठी भाषिकों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है। इतना बड़ा मराठी भाषिक समाज है, राज ठाकरे जी को कितना वोट मिलता है? 1.5 से 2% के बीच। आप मराठी मुद्दे पर आप जिस प्रकार का ढोंग करते, उसका नतीजा यह हुआ, उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, कांग्रेस 16 सीट पे चली गई, खुद 20 सीट पे आ गए। तो आपने पूछा कि मराठीवाद मुद्दा है कि नहीं। जब बाळा साहब ने शुरू की थी शिवसेना, तब यहां पर सचमुच मराठी भाषियों को न्याय और हक दिलाने की बात उन्होंने की, और उसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा रहा। उनको भी सत्ता में आने में वक्त लगा। बिल्कुल आज स्थिति यह है कि बहुत ज्यादा मराठीवाद के मुद्दे पर आपको वोट तो नहीं मिलने वाला है। अब जैसे मैं बुरा ना कोई बुरा ना माने, मैं तमाम मराठी भाषिकों से और राज ठाकरे जी की पार्टी के नेताओं से और दुबे जी की पार्टी के नेताओं से मैं निवेदन करूंगा, बुरा मत मानिएगा, मीरा भाईंदर में 82% गैर मराठी भाषिक है। अब कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं साहब? आपको यशवंतराव चौहान ने कहा था बेरजेचा राजकारण झाला पाहिजे, मतलब जोड़ने का राजकारण होना चाहिए। आपने जो राजनीति करी, आप तो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, और तोड़ने की राजनीति से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ये मेरा कहने का। सप्रा जी को आपके पास आते हैं दुबे जी। इसलिए लगता है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी आजकल जय गुजरात बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि मराठी से शायद उतना वोट ना मिले। मैं आपके बीच में भी नहीं बोला था, आपने पहले बोला, इसलिए मैंने आपको बाद में टोका था। देखिए, सवाल यह है कि अगर मराठी का मुद्दा इतना जरूरी नहीं होता तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यू टर्न क्यों लेते? क्यों वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक बार नहीं 3-3 बार मीडिया के सामने आ रहे हैं? चाहे निशिकांत दुबे बोल रहे हैं तब वो आ रहे हैं, तब यू टर्न ले रहे तब वो बोल रहे हैं, या पहलगाम की बात मेरा होती है प्रश्न है तब कि वो कर रहे हैं। मराठीवाद के नाम पे वोट पड़ते हैं क्या पार्टियों को? मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल पढ़ते। जो सीक्वेंस मैंने बताया है कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने किस तरह से मराठी के दिलों से जुड़े हुए मुद्दों को एक एक करके पीछे किया, मैंने अनेक उदाहरण आपको बताए। तो निश्चित रूप से मराठी लोगों के मन में यह विषय है, इसका फर्क पड़ता है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री बार बार डैमेज कंट्रोल करने के लिए आते हैं। संजय निरुपम जी ने अभी कहा कि मीरा भाईंदर में 80% अमराठी लोग रहते हैं, यही असली राजनीति का कारण है। हमें तो पता ही नहीं था कि कौन मराठी और कौन अमराठी है। जो मुंबई में रहता है वो मुंबईकर है, और जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है। तो हमने तो कभी ये सोच को जन्म ही नहीं दिया। यहीं आकर सोच खत्म होती है कि इनको राजनीति करनी है, इनको चुनाव जीतना है या इनको चुनाव लड़ना है, और हमको महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। ये सिंपल सा विषय है। तो इनको राजनीति करनी है, हमको राजनीति नहीं करनी। हम तो समाज सेवा करते हैं, तो हमने कभी मराठी अमराठी समझा नहीं। हमारे दोस्त भी मराठी हैं और हमारे जो सखा है, बिजनेस में है, सब मराठी हैं, तो हमें तो समझ में नहीं आता। कमलेश जी, अगर मराठी और मराठी का मुद्दा नहीं है तो दोनों भाई एक जगह क्यों आए? क्योंकि उसके पहले क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है राज साहब के जो कार्यकर्ता मारे जाके 2-4 जगह अलग अलग लोगों को जिनको नहीं मराठी बोलने आ रही थी? तो उनके मुद्दे पे अगर इतना प्यार था तो कांग्रेस उनके मुद्दे पे बोले कि जो मारे वो सही किए। अगर नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने राज ठाकरे जी के ये लोगों का विरोध किया है, आपको शायद नहीं पता होगा। तो वही मुद्दा है कि एक सामान्य आदमी को जो मराठी भाषा के नाम पे मारपीट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। उसके वजह से चाहे निशिकांत दुबे जी जो वहाँ बोल रहे हैं वही देख के बोल रहे हैं, पप्पू दुबे बोल रहे हैं वही पप्पू यादव बोले वो भी वही देख के बोले, महाराष्ट्र के लोग भी एक्साइटेड होके जो बोल रहे हैं वही देख के बोल रहे हैं। यहाँ का कल्चर ये नहीं है। यहाँ पे महाराष्ट्रियन और परप्रांतीय मिलजुल के रहते हैं, हमेशा से एक बन के रहे हैं, और हम सब यहाँ जो बैठे हैं इनको बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं मराठी भाषा और मराठी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उनको नतमस्तक होके उनको सम्मान देते हैं, महाराष्ट्र की धरती को, मराठी परिवार को और महाराष्ट्र की भाषा को। हम कभी उसका विरोध नहीं करते और हम लोग उनके साथ ही मिल के रहेंगे। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए आज इकट्ठा हो रहे हैं, मराठी भाषा का नाम ले रहे हैं। महानगर पालिका में मैं आपको बता दूं 90% मारवाड़ी कॉन्ट्रैक्टर हैं, और महानगर पालिका 25 साल से शिवसेना है। क्यों नहीं मराठी इंजीनियर लोगों को
उभाटा। मतलब मारवाड़ी क्यों इस नहीं? देश के क्यों नागरिक नहीं? नहीं है? हाँ, नहीं, अब आप कमाल समझ की में बात आया। है, मतलब अब कमाल समझ की में बात आया। है। देखिए, अब दो चीज है, समझ में इनके आया। मन में इतना कि नफरत बेरोजगार है, इनके इंजीनियर, मन में ना मराठियों के लिए सम्मान है, बेरोजगार ना गैर इंजीनियर मराठियों के लिए जो सम्मान मराठी है। उनको यही काम तो ना हम, मिले। यही तराजू को तो लेकिन दुनिया के अब- सामने हम अब दिखाना समय चाहते कम हैं। ठीक है, मैं इस पे नहीं बोलूंगा। गोपाल जी से बात कर लेते हैं, गोपाल शेट्टी जी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे देश के नेता का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। संघ का नारा है सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना, और हम उसी दिशा से आगे जा रहे हैं। वो राज्य के भाषा का सम्मान करते हुए विकास काम को आगे ले जाकर लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आए, लोगों का जीवन मान का दर्जा कैसे ऊंचा आए, इस प्रयास में हम लगे हैं। और मुझे लगता है कि लोग उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में। राजन सिंह जी, प्रश्न वही है कि क्या मराठीवाद चुनावी मुद्दा रहेगा? भाषा एक ऐसा मुद्दा है जो प्रेम बढ़ाता है, एक दूसरे का व्यवहार बढ़ाता है, एक दूसरे से संबंध बनाता है। और यहाँ पर भाषा पे विवाद, मराठी भाषा का सम्मान सभी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मराठी भाषा और हिंदी भाषा में बहुत दूरियां नहीं है। लिपि से लेके हर चीज़ सब बराबर है। आगे जो मुद्दा जो बन रहा है, मुद्दा विकास का होगा, मुद्दा भाषा का नहीं होगा। कोस्टल रोड का होगा, मेट्रो का होगा, मुंबई के कंक्रीट रोड का होगा। मुंबई का विकास और महाराष्ट्र का विकास आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार कर रही है, उस पे चुनाव होगा। ये कितना भी भाषा के बारे में बात कर ले, उस भाषा के विवाद से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक दूसरे से बेमनस की बात, ये आपस में ठीक नहीं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। इतना ही मैं समझता हूँ। भाषा से किसी को फायदा नहीं होगा। हिंदी तो बहाना है, महानगर पालिका निशाना है। हिंदी तो बहाना है, महानगर पालिका निशाना है। बिल्कुल। तो ये जो भाषा विवाद हम चलता हुआ देख रहे हैं, हो सकता है कि अगले 3-4 महीनों तक ये जारी रहे, जब तक कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो जो कुछ भी होगा, उस हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ये था गैर मराठी नेता सम्मेलन, जहां आपने सुना महाराष्ट्र के गैर मराठी राजनेताओं को। इस तरह के आयोजन चुनाव होने तक होते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा एनडीटीवी के साथ। धन्यवाद।